हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में और ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर एंड नेचर ऑफ रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह के समय हिंदू और मुस्लिमों की एकता के बारे में और 1857 के रिवोल्ट की प्रकृति क्या थी। डिफरेंट हिस्टोरियंस ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, मॉडर्न हिस्टोरियंस ने, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, इंडियन हिस्टोरियंस ने इसके बारे में अपनी कौन कौन सी राय व्यक्त की है, तो आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन 1857 रिवोल्ट। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो 1857 का रिवोल्ट आपके इस एजम्पशन को तोड़ देता है। ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हम 1857 के रिवोल्ट में देखते हैं, ये सिर्फ इमोशनल या सेंटिमेंटल यूनिटी नहीं थी। मतलब सिर्फ हम एक दूसरे के साथ हैं इस टाइप वाली फीलिंग नहीं थी। यहाँ उनकी जो यूनिटी थी वो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल भी थी। हर कम्युनिटी के अपने अलग अलग ग्रीवेंसेस थे। हिंदूज को अपने रूलर्स और लैंड से रिलेटेड, इन सब रिलेटेड प्रॉब्लम थी। वहीं मुस्लिम्स को अपने पॉलिटिकल और सिंबॉलिक अथॉरिटी से रिलेटेड इश्यूज थे। लेकिन इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी सब एक कॉमन गोल के लिए एकजुट हो गए, ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करना और अपनी पॉलिटिकल पावर को रीस्टोर करना। तो ये यूनिटी एक कॉन्शियस पॉलिटिकल डिसीजन था, सिर्फ फीलिंग या रिलीजन के बेसिस पे नहीं था। तो 1857 के रिवोल्ट में हिंदूज और मुस्लिम के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सिर्फ सोल्जर लेवल तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि लीडर्स, कॉमन पीपल और रिबल्स सब कोई एक साथ थे। मतलब रिवोल्ट जो था वो हर लेवल पर इंटर कम्युनिटी कोलैबोरेशन दिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको देखने को मिलेगा बहादुर शाह जफर, ये एक मुस्लिम एम्परर था। तो सभी विद्रोहियों ने, सभी रेबल्स ने बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक हेड माना। यहाँ यह एक पॉलिटिकल लॉयल्टी दिखा रहा है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं। तो एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि हिंदू लोग भी मुस्लिम मुगल थ्रोन के लिए लड़ रहे थे, मुस्लिम भी लड़ रहे थे। मतलब शेयर्ड पॉलिटिकल गोल था, कोई रिलीजियस राइवलरी नहीं थी। फिर अगर आप हिंदू सेपोइस की बात करते हो मेरठ से, तो मेरठ के जो हिंदू सोल्जर्स थे उन्होंने दिल्ली तक मार्च किया, ये कहानी आपको पता है, ताकि मुगल थ्रोन को रीस्टोर किया जा सके। तो ये दिखाता है कि मिलिट्री कोऑपरेशन सिर्फ सोल्जर लेवल तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक एक्शन भी था। हिंदू सेपोइस और मुस्लिम रेबल्स एक कॉमन गोल के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। वहीं फिर आपको रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम देखने को मिलेगा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अफगान मुस्लिम सोल्जर्स का भी सपोर्ट मिला था, इस बात को ध्यान रखना। रानी लक्ष्मीबाई को जो अफगानी मुस्लिम सोल्जर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लीडर्स अपने रिलीजियस डिफरेंसेस को साइड में रखकर स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे थे उस समय। रिवोल्ट सिर्फ लोकलाइज्ड या कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं था, अलायंसेस डाइवर्स और पैन इंडियन लेवल पे क्रिएट हो रहे थे। फिर आपको नाना साहेब का भी नाम देखने को मिलेगा। जैसे नाना साहेब का नाम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐसे कि एक पर्सन थे अजीमुल्ला खां। तो अजीमुल्ला खां एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने वाले थे, जो हिंदू और मुस्लिम सपोर्टर्स के बीच में एक ब्रिज, एक पुल का काम कर रहे थे। तो ये सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि यूनिटी सिर्फ बैटल फील्ड तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि प्रोपेगेंडा, प्लानिंग और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी थी। तो ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि 1857 का रिवोल्ट रिलीजन के बेसिस पे नहीं, बल्कि पॉलिटिकल यूनिटी और कॉमन स्ट्रेटजी के बेसिस पे था। रिबल्स का गोल क्लियर था कि ब्रिटिश अथॉरिटी को हमें चैलेंज करना है। यूनिटी जो थी वो सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक दोनों थी, ना कि सिर्फ इमोशनल या सेंटिमेंटल थी। ठीक है, अब इसके बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी कुछ कहा है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑब्जर्व किया है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। किसने? तो अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा है कि
1857 की रिवोल्ट में हमें दो चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। पहली ये कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में रिमार्केबल यूनिटी है, और दूसरी ये कि मुगल क्राउन के लिए लोगों की लॉयल्टी है। मतलब समझो इसका क्या है, यानी कि लोगों की लॉयल्टी सिर्फ अपनी रिलीजन या कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों मुगल एम्पेरर के सिंबल के लिए लड़ रहे थे, ना कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये बात दिखाती है कि पॉलिटिकल गोल और अथॉरिटी का रिस्पेक्ट उनके लिए रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जब लोग एक सिंबॉलिक अथॉरिटी दैट वाज मुगल क्राउन उसके अराउंड यूनाइट हो गए, तो ये एक प्रोटो नेशनलिज्म का प्रूफ है। मतलब कि लोग अपनी अलग अलग कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को साइड में रखकर एक कॉमन पॉलिटिकल कॉज के लिए एकजुट हुए। ये डायरेक्टली रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि एक शेयर्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए यूनिटी दिखाता है। क्लियर? तो मुगल एम्परर क्या था? तो मुगल एम्परर एक सिंबल था, एक प्रतीक था, जो लोगों को रैली करने का काम करता था। यूनिटी का फोकस रिलीजन या कास्ट पे नहीं था, बल्कि रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश अथॉरिटी पे था, अंग्रेजों के खिलाफ था। तो इससे एक चीज समझ सकते हैं कि 1857 का रिवोल्ट पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक यूनिटी का एग्जाम्पल है, ना कि कम्युनल स्ट्रगल का। तो 1857 में हिंदू और मुस्लिम एक साथ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनका गोल पॉलिटिकल था, रिलीजियस नहीं था। मुगल क्राउन उनका सिंबॉलिक रैलिंग पॉइंट था, जो एक अर्ली पैन इंडियन सेंटिमेंट को दिखाता है। ठीक है? अब इस समय 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था, तो जो लीडर्स थे ना, वो लीडर्स अपने फॉलोअर्स के रिलीजियस बिलीफ का रिस्पेक्ट करते थे। जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो सेंटिमेंट थे उनका ध्यान रखा गया ताकि यूनिटी मेंटेन रहे। मतलब कि रिवोल्ट सिर्फ पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रगल नहीं था, बल्कि लोगों के विश्वास को भी इसमें ध्यान में रखा गया। जहां जहां रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ, वहां वहां गौ हत्या दैट इज काउ स्लॉटर उसको बैन कर दिया गया। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि लीडर्स रिलीजियस सेंसिटिविटी के साथ गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग भी कर रहे थे। तो इससे कॉमन पीपल का सपोर्ट भी बना रहा। रिवोल्ट में लीडर और सोल्जर डाइवर्स बैकग्राउंड से थे, अलग अलग बैकग्राउंड था उनका। हिंदू, मुस्लिम, अफगान सोल्जर्स सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। तो ये साबित करता है कि यूनिटी सिंबॉलिक नहीं, प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे भी थी। ठीक है? रिवोल्ट के मैसेज, प्लान और कोऑर्डिनेशन को सब कोई एक साथ मिलकर मैनेज करने का प्रयास करते थे। तो इससे यूनिटी सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रही। ठीक है? तो 1857 का रिवोल्ट क्लियरली हमें यह दिखाता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी 1858 से पहले कॉम्युनल नहीं थी, सांप्रदायिक नहीं थी। यूनिटी जो थी वो पॉलिटिकल थी, स्ट्रेटेजिक थी। लोग अपने जो धार्मिक भेदभाव थे, जो धार्मिक अंतर था, जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे, उसके बावजूद भी एक कॉमन पॉलिटिकल कॉज के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुए, एकजुट हुए। मतलब रिवोल्ट का एम ब्रिटिश सत्ता दैट इज ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करना था, ना कि एक दूसरे के साथ धर्म के आधार पर लड़ना। ठीक है? तो अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आप उनका जवाब देने का कोशिश करना कमेंट सेक्शन में। तो अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल क्यों हो गया? क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 की यूनिटी को, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या 1857 में जो यूनिटी था हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसको इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का अर्ली फॉर्म माना जा सकता है? फिर एक और क्वेश्चन कि इतनी सारी यूनिटी होने के बावजूद भी क्या लैक ऑफ आइडियोलॉजी और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिवोल्ट के लिए ज्यादा डैमेजिंग था? तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। तो 1857 का रिवोल्ट सिर्फ एक मिलिट्री रिवोल्ट नहीं था, बल्कि ये यूनिटी का प्रूफ था। लेकिन यूनिटी के साथ साथ आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होता है, तो हिस्ट्री इसे सिर्फ अपराइजिंग लिखती है, रेवोल्यूशन नहीं। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार रिवोल्ट का नेचर कैसा था। जो 1857 का देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये सब एनालिटिकल टॉपिक है।
इसमें आपको फैक्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये सब एनालिसिस वाला टॉपिक है, मेंस में यहां से सवाल पूछ सकता है। सो नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जैसे अगर एक समरी दे दूं तो नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अलग अलग हिस्टोरियंस इस पे अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। अंग्रेज इसे सेपोई म्यूटनी कहते हैं कि कोई भी मास सपोर्ट नहीं था। डॉक्टर के दत्ता बोलते हैं कि मिलिट्री रिवोल्ट था प्लस सिविलियन सपोर्ट भी था, मतलब वो मिडिल पाथ अपनाते हैं। वीडी सावरकर तो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं। एसएन सेन इसे रिलीजियस भी बोलते हैं और नेशनल भी बोलते हैं। मार्क्सिस्ट का कहना है कि यह पेजेंट और सोल्जर्स का रिवोल्ट था। नेहरू का कहना है यह फ्यूडल और नेशनलिस्ट था। फिर आरसी मजूमदार का कहना है कि ना ही यह नेशनल था और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, लेकिन सब कोई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे एग्री करता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो एक जैसा था। तो चलिए अब इस पे मैं डिस्कशन करता हूं। तो पहला पॉइंट है हिस्टोरियंस डिफर ऑन द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, तो 1857 का रिवोल्ट एग्जैक्टली था क्या? क्या यह सिर्फ सिपाही विद्रोह था, दैट इज सेपोई म्यूटिनी, या ये इंडिया का पहला रियल फ्रीडम स्ट्रगल था? तो इस क्वेश्चन पर इतिहासकार हिस्टोरियंस खुद डिवाइडेड है और यूपीएससी को यही डिबेट पसंद है। तो इसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का व्यू क्या है? एक आता है हिस्टोरियन सर जॉन सीले, उसका यह कहना है कि यह सेपोई म्यूटिनी, मेयर सेपोई म्यूटिनी, उसने सिर्फ इसे एक सेपोई म्यूटिनी कहा। उसका कहना था कि 1857 वाज अ सेल्फिश एंड अनपैट्रियोटिक सेपोई म्यूटिनी विथ नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवोल्ट सिर्फ सोल्जर लोगों का रिवोल्ट था, सिर्फ सिपाहियों का रिवोल्ट था। आम आदमी इसमें शामिल नहीं था, इंडियन लीडरशिप इसमें एब्सेंट थी। उनके हिसाब से रिवोल्ट का ओरिजिन सिर्फ आर्मी ग्रीवेंसेस में था, यानी कि सोल्जर्स को जो प्रॉब्लम थी, उनके वेतन में कमी थी, उनके साथ जब प्रमोशन होता था उसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था। फिर जो कारतूस वाली घटना हुई कि गाय और सुअर के चर्बी से कारतूस का निर्माण किया गया है, तो उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी थी, तो इन सारी चीजों पे ग्रीवेंसेस थे सोल्जर्स को, इन सारी चीजों से उनको दिक्कत थी। तो ये सिर्फ सोल्जर्स का रिवोल्ट था, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना, अंग्रेजों का। उनका कहना है कि इसमें पेजेंट्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, अर्बन पॉपुलेशन, इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट नहीं किया, खुलकर सपोर्ट नहीं किया। फिर ब्रिटिशर्स का कहना है कि इंडियन लीडरशिप एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी, कोई सेंट्रल इंडियन लीडर नहीं था, कोई नेशनल प्लानिंग नहीं थी, कोई मॉडर्न पॉलिटिकल विजन नहीं था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को अनऑर्गेनाइज्ड, रिएक्शनरी और सेल्फिश मिलिट्री म्यूटिनी कहा है। ठीक है, अब यहां पे एक क्रिटिकल क्वेश्चन आता है कि अगर 1857 सिर्फ सेपोई म्यूटिनी होता तो फिर सिविलियंस, जमींदार और कुछ प्रिंसेस इसमें क्यों इन्वॉल्व होते? तो यहीं पर अंग्रेजों का जो व्यू है वो कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे काउंटर एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि सिविलियंस का इन्वॉल्वमेंट क्लियर है। जैसे अगर आप अवध के पेजेंट्स को देखोगे तो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फिर आप दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इन शहर के लोगों को देखोगे तो उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बाजार को बंद किया, सप्लाई प्रोवाइड किया, इंटेलिजेंस को भी शेयर करने की कोशिश किया। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सोल्जर्स केवल अकेले नहीं कर सकते थे। तो इससे ये बात क्लियर है कि इसमें आम आदमी भी इन्वॉल्व था। तो ब्रिटिशर्स का भी यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। फिर जमींदार और तालुकदार का सपोर्ट। अवध के तालुकदार ने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से नाखुश होकर, अनहैप्पी होकर रिबेल्स को शेल्टर दिया, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए और लीडरशिप भी थी। हाँ ठीक है, बाद में तालुकदार पलट गए थे, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो किया ना उन्होंने। तो फिर यहाँ पे इंडियन प्रिंसेस का भी रोल आता है। जैसे आप देखो नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये कोई प्रोफेशनल सोल्जर थोड़ी थे। इनका मोटिव था कि लॉस ऑफ पावर जो है उसको गेन करना, जो स्टेट्स का एनेक्सेशन हो रहा है, जो राज्यों का विलय हो रहा है, जो राज्यों का पतन हो रहा है, उसको ठीक करना। फिर अंग्रेज जो थे, जो सक्सेशन डिस्प्यूट में, उत्तराधिकार में जो इंटरफेयर कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, उसको भी रोकना।
तो ये क्लियर करता है कि नेचर का रिवोल्ट सिर्फ मिलिट्री वाला नहीं था, केवल सैन्य नहीं था, बल्कि यह पॉलिटिकल भी था, राजनीतिक भी था। ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने 1857 को सेपोई म्यूटिनी इसलिए कहा क्योंकि इसके पीछे भी उनका एजेंडा है। उनका एजेंडा ये है कि इसको सेपोई म्यूटिनी कह के वो अपने लेजिटिमेसी को जस्टिफाई कर देंगे। अगर रिवोल्ट को पॉपुलर या नेशनल मूवमेंट माना जाता, ये माना जाता कि यह राष्ट्रीय स्तर का था, तो इससे अंग्रेजों का जो रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, उसको इलेजिटिमेट माना जाता बाकी लोगों के द्वारा। तो इसलिए उनका इंटरप्रिटेशन सिलेक्टिव था, बायस्ड था और कॉलोनियल माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या कहा? इट वाज अ मेयर सेपोई म्यूटिनी, नो मास सपोर्ट। नाम आता है जॉन सीले का। मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस पे काउंटर आर्गुमेंट दिया है, नॉट लिमिटेड ओनली टू सेपोइस, केवल सिपाहियों तक लिमिटेड नहीं था, सिविलियन पार्टिसिपेशन भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब एक और व्यू पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, डॉक्टर के दत्त। देखो, डॉक्टर के दत्त का व्यू बैलेंस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड है, ना पूरी तरह से ब्रिटिश वर्जन और ना ही इमोशनल नेशनलिस्ट वर्जन। ठीक है, तो डॉक्टर के दत्त के अकॉर्डिंग 1857 का जो रिवोल्ट था, ये ना सिर्फ सेपोई म्यूटनी था और ना ही पूरा का पूरा नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। उनका जो व्यू है वो मिडिल पाथ है। उनका कहना है कि मेनली अ मिलिट्री आउटब्रेक। दत्त मानते हैं कि रिवोल्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो आर्मी था। रिवोल्ट मेरठ के सेपोई से शुरू हुआ था, ये बात आपको ही पता है। इमीडिएट कॉजेज मिलिट्री थे, ये बात आपको ही पता है। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लो पे एंड स्लो प्रमोशन, ये चीज आपको काफी डिटेल में मैंने समझा दिया। तो इस सेंस में रिवोल्ट का जो ट्रिगर था वो मिलिट्री था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दत्त का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है कि डिसकंटेंटेड प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स ने भी रिवोल्ट को एक्सपैंड किया। दत्त के अकॉर्डिंग इन्होंने रिवोल्ट को शेप दिया। डिसकंटेंटेड इंडियन रूलर्स, जमींदार और तालुकदार, जैसे कि नाना साहब का पेंशन वाला इशू था, रानी लक्ष्मीबाई का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला इशू था, अवध के तालुकदार का क्या इशू था? लैंड कन्फिस्केशन का। तो इन लोगों ने लीडरशिप दी, रिसोर्सेज दिए, सिविलियंस को मोबिलाइज किया। इस वजह से रिवोल्ट को पॉपुलर अपराइजिंग का भी कलर मिला। तो अगर प्रिंसेस सपोर्ट नहीं देते तो क्या रिवोल्ट मेरठ और दिल्ली से आगे बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। तो फिर भी यहाँ पे दत्त का कहना है कि इतने सारी चीजों के बावजूद भी रिवोल्ट की अपनी सीरियस लिमिटेशंस थी और यहीं से रिवोल्ट वीक पड़ गया। यह ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं बन पाया। और ये चीज आपको ही पता है क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिवोल्ट आखिरकार फेल क्यों हुआ, तो इस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यह ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं बन पाया। साउथ इंडिया, पंजाब, बंगाल, ये सब लार्जली शांत रहे। रिवोल्ट जो था सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही लिमिटेड था। ठीक है, तो यहां से एक सवाल उठता है कि क्या नेशनल मूवमेंट सिर्फ एक रीजन तक ही सीमित हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर दत्त का कहना है कि लोकलाइज्ड और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। हर लीडर अपना एरिया संभाल रहा था, कोई सेंट्रल कमांड नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। झांसी का प्लान कानपुर से कनेक्टेड नहीं था, अवध का रिवोल्ट बिहार से लिंक्ड नहीं था। सबका गोल अलग अलग था। जैसे सिपाहियों का क्या गोल था? रिलीजियस प्लस सर्विस ग्रीवेंसेस। प्रिंस का क्या गोल था? प्रिंसेस जितने भी थे, लॉस्ट किंगडम। जमींदार, लैंड राइट। पेजेंट, हाई रेवेन्यू एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो कॉमन एनिमी तो था। कॉमन एनिमी कौन था? ब्रिटिशर्स। लेकिन कॉमन फ्यूचर विजन नहीं था इनके पास। तो इस कारण से दत्त साहब का ये कहना है कि ठीक है, सेपोई म्यूटनी से बढ़ के था, लेकिन नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसे नहीं कर सकते। यानी मिडिल पैथ को वो चूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक आता है व्यू, नेशनलिस्ट व्यू, दैट इज वीडी सावरकर, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इससे सवाल पूछा जाता है। तो ये जो डिस्कशन होगा अभी मेरा वाला, ये थोड़ा, या मेरा क्या डिस्कशन, जो नेशनलिस्ट व्यू दिया है वीडी सावरकर ने, तो ये थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग है। ठीक है,
तो सावरकर का ये भी हुआ है कि देखो 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में वीडी सावरकर ने 1857 को देखने का पूरा लेंस ही चेंज कर दिया। जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसे सिर्फ सेपोई म्यूटिनी कह रहे थे, तब सावरकर ने एक बोल्ड और नेशनलिस्ट क्लेम रखा। उन्होंने कहा कि 1857 was the first war of Indian independence। सावरकर के अकॉर्डिंग 1857 कोई सडन या एक्सीडेंटल रिवोल्ट नहीं था, यह एक कॉन्शियस स्ट्रगल था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। उनका मेन आर्गुमेंट ये था कि देयर वाज अ प्लान्ड नेचर ऑफ रिवोल्ट। सावरकर कहते हैं कि रिवोल्ट सिर्फ कार्ट्रिजेस की वजह से नहीं फूटा, बल्कि पहले का जो सिमरिंग डिस्कंटेंट वाला रीजन, जो सिमरिंग डिस्कंटेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, सावरकर उसका सपोर्ट कर रहे थे। उनका ये कहना था। फिर डिफरेंट रीजन्स में ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस अपराइजिंग्स हुई थी। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि शेयर्ड एंगर और ऑब्जेक्टिव का साइन था। फिर सावरकर का कहना है देयर वाज आइडिया ऑफ सेल्फ रूल, देयर वाज आइडिया ऑफ स्वराज। सावरकर ये मानते हैं कि रिबेल्स सिर्फ अलाउंसेस या सर्विस इश्यूज के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ब्रिटिश रूल को कंप्लीटली ओवरथ्रो करना चाहते थे, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को एम्पेरर बनाना एक क्लियर पॉलिटिकल मूव था कि ब्रिटिश अथॉरिटी को अब रिजेक्ट किया जाएगा। फिर सावरकर का कहना है कि देयर वाज अर्ली नेशनलिज्म, नेशनल फीलिंग। तो ये मॉडर्न नेशनलिज्म जैसा ऑर्गेनाइज तो नहीं था, लेकिन सावरकर कहते हैं कि यह प्रोटो नेशनलिज्म था। लोग अलग अलग वजह से लड़े, लेकिन उनका दुश्मन एक ही था। कौन था दुश्मन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज ब्रिटिशर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एसएन सेन का भी व्यू आता है। हिस्टोरियन एसएन सेन ने सावरकर की लाइन को थोड़ा और रिफाइन किया। रिवोल्ट रिलीजियस इशू से स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन गया, ऐसा एसएन सेन का कहना है। ठीक है। बिगैन एज रिलीजियस इशू, लेटर बिकेम अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यह वीडी सावरकर के व्यू को थोड़ा और रिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, रिलीजियस फियर्स, इन सब चीजों से शुरुआत हुई रिवोल्ट की, लेकिन जैसे जैसे रिवोल्ट अलग अलग एरियाज में फैला, पॉलिटिकल कंट्रोल, फॉरेन रूल के खिलाफ नफरत, इंडिजिनस अथॉरिटी रीस्टोर करने का उद्देश्य, तो यहां से जो रिवोल्ट जो था वो म्यूटिनी से मूवमेंट बन गया। ठीक है। तो सावरकर का नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का इंपीरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना, ये सब मेंस में यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि यूपीएससी को ये सब जो डिबेट है वो बहुत ज्यादा पसंद है, और मेंस में पहले भी इससे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक ना। अब यहाँ पे एक और व्यू आपको मिलेगा आरसी मजूमदार का। कहना है कि नीदर अ नेशनल मूवमेंट नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनके अकॉर्डिंग 1857 ना तो पहला नेशनल मूवमेंट था और ना ही पूरा का पूरा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनका ये कहना आरसी मजूमदार का कि लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया अनअफेक्टेड, इंडिया के जो अधिकतर एरियाज थे वो अनअफेक्टेड रहे थे। कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसलिए उनके लिए 1857 का मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन था, लिमिटेड स्कोप था। इस कारण से उन्होंने ऐसा कहा। फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस भी आते हैं, ये भी अपना व्यू देते हैं हर चीज में। 1857 इनका ये कहना है कि 1857 का रिवोल्ट वाज अ सोल्जर पेजेंट डेमोक्रेटिक स्ट्रगल। ठीक है। सोल्जर पेजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल एंड फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन इस व्यू पर भी क्रिटिसिज्म है। रिवोल्ट के लीडर्स खुद फ्यूडल बैकग्राउंड से आए, तो फ्यूडलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल कितना जेन्युइन था आप सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि इनका ये कहना था। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रगल था, जो रिवोल्ट था, यह स्ट्रगल था फॉरेन रूल और फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। लेकिन रिवोल्ट का जब कोर्स हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टॉर्म सेंटर कौन कौन से थे, कैसे रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, तो उसमें हमने ये देखा कि रिवोल्ट के जो लीडर्स थे वो खुद फ्यूडल बैकग्राउंड से आए थे। तो फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये स्ट्रगल कैसे हो सकता है? तो अगर लीडरशिप फ्यूडल थी, तो क्या रिवोल्ट को ट्रूली एंटी फ्यूडल कहा जा सकता है क्या? ये सारे सवाल उठते हैं माइंड में। फिर आपको नेहरू का व्यू मिलेगा, एम एन रॉय का व्यू मिलेगा, आरपी दत्त का व्यू मिलेगा। तो
इन लोगों का ये कहना है कि 1857 एक फ्यूडल अपराइजिंग था, लेकिन इसमें नेशनलिस्ट एलिमेंट भी थे। ये जवाहरलाल नेहरू का कहना है। एम एन रॉय का ये कहना है कि रिवोल्ट जो था वो फ्यूडलिज्म का लास्ट स्टैंड था अगेंस्ट कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। ये अलग ही व्यू है। फिर आरपी दत्त का कहना है कि पेजेंट्री का फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ स्ट्रगल। रिवोल्ट क्या था? पेजेंट्री का फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ संघर्ष, इवन दो इट डिफेंडेड ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। तो सब किसी ने अपना अलग अलग व्यू दिया यहाँ पे। तो फाइनल सिंथेसिस क्या होगा? तो हिस्टोरियंस कंक्लूड करते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो था उसको एक सिंगल कैटेगरी में फिट करना मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ सेपोई म्यूटनी नहीं था, ये फुल्ली नेशनल मूवमेंट भी नहीं था, ये फर्स्ट कंबाइंड अटेम्प्ट था ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो 1857 वाज अ रियल दो रिमोट बिगिनिंग ऑफ इंडियाज लेटर फ्रीडम मूवमेंट। तो आप क्या मानते हैं कि 1857 का रिवोल्ट सेपोई म्यूटनी था, पॉपुलर अपराइजिंग था, या इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंडियन नेशनलिज्म? तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एंटर करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स में। ठीक है।